नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं डब्ल्यूसीएस का पेपर लेकर के। जो 22 जनवरी को डब्ल्यूसीएस का पेपर हुआ था, उसी पेपर का हम सॉल्यूशन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसमें हमको स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट 23 जनवरी को पेपर देने जाएंगे, उन पेपर में इस क्वेश्चन को रिपीट होने की 100% संभावना है। क्योंकि डब्ल्यूसीएस के एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट का 23 जनवरी को पेपर है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। फिर भी कोई डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि मैं तो न्यू इंडियन आईटीआई में पढ़ाता हूँ, उसकी सहयोगी संस्था जो है ऊर्जांचल आईटीआई हो गई, नेशनल आईटीआई, राष्ट्रीय आईटीआई, सरदार पटेल आईटीआई, जो भी सहयोगी संस्थाएं हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि उन स्टूडेंट के कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं डब्ल्यूसीएस का पेपर आपके बीच ला रहा हूँ, उसी तरीके से ट्रेड थ्योरी का जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें भी हम डब्ल्यूसीएस की तरह वीडियो ट्रेड थ्योरी का भी लाते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि 22 जनवरी के डेट में तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन आया हुआ था वो 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जिस दिन डब्ल्यूसीएस का 16 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, ये प्रत्येक दिन आया है, किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्लू होता है। म्यू को ही हम घर्षण गुणांक कहते हैं, अर्थात म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्लू, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। घर्षण के गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। अभी फार्मूला हम बताएं, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्लू। घर्षण गुणांक को इस म्यू से ही प्रेजेंट करते हैं और इसी को हम म्यू बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है म्यू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु समतल पर ऊपर की ओर है तो बल ज्ञात कीजिए। अर्थात एफ का मान पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू होता है डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अपान कास थीटा। ये जो होता है ये समतल वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल का फार्मूला होता है। एफ इक्वल टू डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अपन कॉस फाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये सिम्पन्स के नियम के अनुसार
अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो है ये आकृति दी गई है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो h/3 ब्रैकेट में y1 + y7 + 4, अगले ब्रैकेट में y2 + y4 + y6 प्लस 2 ब्रैकेट में y3 + y5 अनियमित आकृति का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला यदि पूछता है तो 2πr हो जाएगा, और यदि यही क्षेत्रफल का फार्मूला कहता तो πr² हो जाता। यहाँ जो पूछा गया है परिधि का फार्मूला पूछा गया है, इसलिए ये 2πr होगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2πr, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था 117 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि a⁴m × a⁴n का फार्मूला क्या होता है। तो जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बेस a है, यहाँ भी बेस a है, और ये आपस में इनटू के फॉर्म में है, तो इनकी दोनों घातें जुड़ जाएगी, यानी इक्वल टू हो जाएगा a⁴m + n। ये हो जाएगा, जो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 118 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a⁴m / a⁴n, ये भी जो है इसका बेस दोनों का सेम है और ये आपस में भाग के रूप में है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो a⁴m और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो -n हो जाता है, अर्थात इसका जो होगा a⁴m - n, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है a⁴m - n, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 121 नंबर क्वेश्चन था। 121 क्वेश्चन में कह रहा है कि a⁴m के पावर n बराबर क्या होगा। तो ये a⁴m है का होल पावर n है, ये भी आपस में गुणा के संबंध में है, अर्थात a⁴m × n हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है a⁴m × n, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 122 नंबर भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए, यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा इसका फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है a² + 2ab + b²। इसको आप पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा a² + b² + 2ab। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 126 नंबर। 126 में कह रहा है कि a⁵ के पावर 7 का मान बताइए। a⁵ ये 5 है का होल पावर 7 है, तो ये आपस में इनटू हो जाएगा, अर्थात a⁵ 5 × 35, यानी a⁵ 35 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा a⁵ 35। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 192 नंबर। 192 नंबर कह रहा है कि लाभ क्या होता है। लाभ यानी प्रॉफिट कह रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP - CP, अर्थात सेलिंग
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यानी लाभ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एसपी सेलिंग प्राइस को कहते हैं हम विक्रय मूल्य और सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य, अर्थात इसको लागत मूल्य भी कह सकते हैं। अर्थात लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 200 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया गया है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एस आई से। तो एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। पी जो होता है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, आर जो है वो रेट है, दर है, और टी जो है वो टाइम है, समय है। इस टाइम को कहीं कहीं निमी के असाइनमेंट में एन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप ध्यान देंगे कि टाइम को टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ एन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की गणना करनी है, उसमें साधारण ब्याज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब साधारण ब्याज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो वो एसआई से प्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें भी कह रहा है कि वर्षों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वर्ष को, टाइम को, समय को टी से भी कर सकते हैं और एन से भी कर सकते हैं। यहाँ टी का दिया नहीं है, यहाँ एन का दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एन। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन हमको स्टूडेंट ने भेजा हुआ था, जो आपके बीच हम इसका एक्सप्लेन किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।